एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, है ना, ये काम किस तरह से करता है। एक नोट सेक्शन बनाइए एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। नाउ सी दिस, एक एग्जांपल ले लो। व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हियर इज रियल वर्सेस नॉमिनल, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझ लेना, कभी कभी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है, वैसे इसमें कंफ्यूज करने लायक कुछ है नहीं, कभी कभी हो भी जाता है, पता नहीं क्यों हो जाता है तो कोई बात नहीं। रियल का मतलब हमने क्या कहा कि रियल का मतलब हुआ सर एक्चुअल जो है। तो हमने कहा पहले साल का कैश फ्लो 50,000 का है, दूसरे साल का 60,000 का है, तीसरे साल का 70,000 का है, चौथे साल का 80,000 का है। तो ये है, दिस इज रियल कैश फ्लो, जो एक्चुअली है, दैट इज रियल कैश फ्लो। दैट इज व्हाई टर्म रियल इज यूज्ड। तो रियल का मतलब क्या हुआ, बताओ मुझे, क्या हुआ, विद इन्फ्लेशन या विदाउट इन्फ्लेशन? तो आप क्या बोलोगे, विदाउट इन्फ्लेशन। रियल का मतलब हुआ इन्फ्लेशन इज नॉट एडजस्टेड, दैट इज नॉट फैक्टर्ड इन, एंड व्हेन द इन्फ्लेशन इज नॉट फैक्टर्ड इन, योर कैश फ्लो इज अ रियल कैश फ्लो। सो आप क्या कहते हैं, रियल सिंपली मीन्स विदाउट इन्फ्लेशन, विदाउट इन्फ्लेशन। रियल का मतलब क्या हो गया, विदाउट इन्फ्लेशन हो गया। When we talk of the nominal, it means now you have adjusted the inflation as well. You factored in the inflation. We talked about the inflation, treated the inflation. So इसका मतलब क्या हो गया, with inflation. With inflation. Nominal का मतलब हो गया inflation is adjusted. Real का मतलब हो गया inflation is not adjusted here. So इसी को हम कहते हैं real terms and nominal terms. इसको ध्यान में रखने का है हमारे को। अब जरा assume करो, मान लो हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एक्स। इसका अगर मैं कैश फ्लो देखूं तो हमने क्या कहा कि इन्फ्लेशन इंपैक्ट्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट, एंड हाउ इट इंपैक्ट्स रेवेन्यू एंड कॉस्ट, तो रेवेन्यू विल इंक्रीज, इन्फ्लेशन इंक्रीजेस द रेवेन्यू, रेजेस द रेवेन्यू, है ना। इन्फ्लेशन रेवेन्यू को रेज करता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का इसमें, रेवेन्यू को रेज करता है, मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज परचेजिंग पावर डिक्लाइंस, है ना। तो हम कहते हैं पैसे का पावर, जो कहते हैं ऐसे सोचो आप कि $1 है और $1 के अगेंस्ट कितने रुपए आपके पास रखने होंगे आपको, है ना। सो दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। रेज करने का मतलब है वो रेज जरूर हो रहा है, बट जो परचेजिंग पावर है वो भी तो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। सो प्रोजेक्ट एक्स का हम देखते हैं रेवेन्यू एंड कॉस्ट, एंड लेट्स सी that how inflation impacts the revenue and costs. रेवेन्यू को और कॉस्ट को इन्फ्लेशन कैसे इंपैक्ट करता है, और जो हमने कहा क्या हमें वो एविडेंट होता है या नहीं होता है। अब जरा सोचो, एज्यूम करो कि प्रोजेक्ट एक्स का जो रियल कैश फ्लो है, रियल टर्म्स में, रियल टर्म्स का मतलब क्या हो गया, विदाउट इन्फ्लेशन। रियल टर्म्स का मतलब हो गया कि अभी हमने इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया है। तो रियल टर्म्स में जो है, सो लेट्स से रेवेन्यू एंड वी हैव ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3, 3 साल के लिए ले लो। तो जो मान लीजिए रेवेन्यू है हमारा, वो हर एक साल में 60,000 का, लेट्स से वी हैव द रेवेन्यू, कितने का रेवेन्यू हो गया हमारे पास, 60,000 का रेवेन्यू हो गया ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3 में। वी हैव रेवेन्यू ऑफ 60,000 एंड लेट्स से वी हैव द कॉस्ट्स, वी हैव कॉस्ट्स ऑफ ₹20,000। 20,000 का क्या हो गया हमारा, कॉस्ट हो गया। तो 60,000 का रेवेन्यू हो गया, 20,000 का कॉस्ट हो गया। नाउ दिस इज माय रियल रेवेन्यू एंड कॉस्ट, सो दिस इज माय रेवेन्यू एंड कॉस्ट इन रियल टर्म। अब अगर इसमें हम एक कंडीशन डालें, वी आर ट्राइंग टू सी द इंपैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इसमें हम अगर मान लो, अगर हम कहते हैं कि नाउ द इन्फ्लेशन इज एट द रेट 10%, नाउ इन्फ्लेशन कितने पे ला रहे हैं हम, इन्फ्लेशन क्या रेट है हमारा, इन्फ्लेशन रेट जो है, इन्फ्लेशन रेट इज 10%। 10% का इन्फ्लेशन रेट है, तो अगर 10% का इन्फ्लेशन रेट है तो हाउ थिंग्स विल चेंज। और जैसे ही हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया, तो आपने क्या सीखा था, आपने कहा फैक्टरिंग इन इन्फ्लेशन, convert real to nominal. That is the idea. So whatever revenue and cost we are going to see, वो किस टर्म में हमें दिखेगा, नॉमिनल टर्म में, क्योंकि हम किसको एडजस्ट करने जा रहे हैं, इन्फ्लेशन को। कितने परसेंट का, 10% का। और क्या बढ़ना चाहिए भाई,
आप कहते हो सर आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आपका कॉस्ट भी रेज होगा, दोनों रेज होना चाहिए। सो जरा देखो 10% पे है, सो वी हैव द रेवेन्यू ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। सो ये 3 साल हो गए, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। नाउ टेल मी वन थिंग, कितने परसेंट का इन्फ्लेशन है? आप कहते हैं सर आपका 10% का इन्फ्लेशन है। कितने परसेंट का इन्फ्लेशन है? आपको 10% का इन्फ्लेशन है, 10% का इन्फ्लेशन है। चलो ऐसे ही हो जाएगा। ईयर 1 में देखो कितना है, 60,000। तो 60,000 का अगर मेरा रेवेन्यू था और 10% का इन्फ्लेशन है, तो 60,000 का 10% कितना हो गया? 6,000। 6,000 प्लस 60,000, 60,000 का तो था ही, और 6,000 से क्या हुआ है? इन्फ्लेट हो गया है। 6,000 से क्या हुआ? इन्फ्लेट हुआ, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट कितना है? 10% का है। इसका मतलब नाउ द रेवेन्यू विल बी 66,000। बताओ, डू यू एग्री और नॉट? डू यू एग्री और नॉट? ठीक है, अब जो रेवेन्यू है मेरा वो 66,000 का है। नाउ इन ईयर 2 अगेन इन्फ्लेशन आपका 10% का है, तो 66,000 का 10% कितना हो गया? 6600। और 66,000 प्लस 6600, तो ये हो जाएगा आपका 72,600 होगा ना, 72,600। ये हो गया ईयर 2 का, यस और नो? और 72,600 का 10% ले लो, प्लस 72,600, 79,860। थर्ड ईयर का कितना हो जाएगा? 79,860। नाउ सी दिस, व्हाट इज हैपनिंग हियर? व्हाट इज हैपनिंग हियर? जब हमने शुरू में रेवेन्यू को लिया था, दैट वाज 60,000, तीनों साल का 60, 60 एंड 60, करेक्ट? बट वंस वी कंसीडर द इन्फ्लेशन ऑफ 10%, और जैसे ही हमने इन्फ्लेशन 10% को कंसीडर किया, आर रेवेन्यू चेंजेस। और रेवेन्यू क्या हो रहा है? रेवेन्यू इज राइजिंग, एंड दैट व्हाट वी सेड, इन्फ्लेशन रेवेन्यू एंड कॉस्ट दोनों को क्या करता है? रेज करता है, एज सिंपल एज इट इज। सो नाउ इन ईयर 1 इट वाज 60,000, आफ्टर कंसीडरिंग इन्फ्लेशन इट इज 66,000। लाइकवाइज ईयर 2 में यहां 60 ही था, लेकिन ये 66,000 है, इसका 10% इन्फ्लेट करो, 72,600 हो जाएगा। इसका 10% इन्फ्लेट करो, 79,860 हो जाएगा। सो इट इज व्हाट? इट इज इंक्रीजिंग। सेम विल हैपन इन द केस ऑफ कॉस्ट्स। अगर हम कॉस्ट्स को ले लें, तो ईयर 1 में कितना था? 20,000। नाउ दिस विल बी इन्फ्लेटेड बाय 10%, तो 20,000 10% कितना हो गया? सीधा सीधा 2,000 आएगा। 2,000 आएगा तो क्या हो गया? ये ₹22,000, ₹22,000। ठीक है, 22,000 का 10% ले लो, 2,200, 24,200। ये कितना हो गया? 24,200, और इसका 10% ले लो, now this goes to 26,620, 26,620 रुपीज। सो क्या देखने को मिल रहा है हमें यहां से? बहुत क्लियर है ना? यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहां से हमें बहुत क्लियरली ये देखने को मिल रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो दोनों को रेज कर रहा है। दैट्स रेजिंग revenue as well as the costs. So cost is also increasing, revenue is also increasing. So this is in nominal terms. This is in nominal terms. Nominal terms का मतलब हमने क्या कहा? With inflation. When inflation is adjusted, that will be said as nominal. When it is not adjusted, that is real. So same concept of real and nominal can be applied in the case of cash flow as well as the discounting rate. तो डिस्काउंटिंग रेट में भी व्हेन इट इज विद इन्फ्लेशन तो फिर वो नॉमिनल हो जाएगा, विदाउट इन्फ्लेशन फिर वो रियल हो जाएगा। सो इस तरह से अगर हम इसका एक यूनिफॉर्म, लेट्स से एक जनरल फॉर्मूला क्रिएट करने की कोशिश करें, सो हाउ इट विल हैपन, हाउ वी गॉट 66,000, 66,000 हमें कैसे मिला? तो हमने कहा जो रियल कैश फ्लो था मेरा दैट वाज 60,000। अब जरा इसको देखो, जो मेरा रियल कैश फ्लो था दैट वाज 60,000। हमने क्या किया? रियल कैश फ्लो प्लस रियल कैश फ्लो पे कितना लगाया? इन्फ्लेशन रेट लगा दिया। रियल कैश फ्लो प्लस रियल कैश फ्लो पे इन्फ्लेशन रेट लगाया,
इससे हमें क्या मिल गया, इससे हमें हमारा नॉमिनल सॉरी कैश फ्लो नहीं, मतलब जो भी रियल अमाउंट था, इससे हमें क्या मिल गया, हमारा नॉमिनल मिल गया, इज नॉट द कैश फ्लो फाइनली। सो हमें क्या मिल गया, नॉमिनल मिल गया। तो अगर हम इसी आधार पे एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें, मैं कंप्लीट आपको ये एग्जांपल मैं आगे कराऊंगा। कैश फ्लो के टर्म में अगर हम फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, बताओ आप क्या बोलोगे कि नॉमिनल कैश फ्लो जो होगा, नॉमिनल कैश फ्लो इज इक्वल टू रियल कैश फ्लो इनटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट होगा ना। ये जनरल फॉर्मूला है। तो रियल कैश फ्लो इज इक्वल टू नॉमिनल कैश फ्लो इज इक्वल टू रियल कैश फ्लो मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। इसको हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे। सो दिस इज द आइडिया हियर एंड दैट व्हाट वी हैव सेड इन आवर in our introductory statement। क्या कहा था हमने अपने introductory statement में, हमने सीधा सीधा ये कहा that it raises the revenue and the costs। now we will talk about the conversion। कि conversion मतलब ये है कि कैश फ्लो को, रियल कैश फ्लो को नॉमिनल में कैसे कन्वर्ट करें और रियल डिस्काउंटिंग रेट को नॉमिनल में कैसे कन्वर्ट करें। दो चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ लो, गेम ओवर। उसके बाद कुछ इसमें बचेगा ही नहीं करने को। फंडामेंटल्स आई होप अभी तक आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। सो कन्वर्जन ऑफ रियल कैश फ्लो इनटू नॉमिनल कैश फ्लो। नाउ टेल मी, रियल नॉमिनल में क्या डिफरेंस है। हम कहते हैं नॉमिनल का मतलब हुआ एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन, रियल का मतलब हुआ विदाउट इन्फ्लेशन, करेक्ट। तो वी हैव टू कन्वर्ट रियल कैश फ्लो इनटू नॉमिनल कैश फ्लो। ये हमारा हेडिंग होगा, ठीक है। ओके, नाउ सी दिस, अगर कैश फ्लो इज गिवन एंड वी हैव टू कन्वर्ट दैट कैश फ्लो इनटू नॉमिनल कैश फ्लो, वी नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू। We will be using the inflation rate and we can easily convert the real into nominal, है ना। So क्या हुआ इसका मतलब, let's start with कि whenever you have to convert real cash flow into nominal cash flow, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, in that case you may face two situations। आप दो situations को face कर सकते। एक होता है कि जब हमें रियल टू नॉमिनल में कन्वर्ट करना हो, तो मान लो 4 साल का लाइफ है प्रोजेक्ट का, तो चारों साल का इन्फ्लेशन रेट सेम हो, दैट्स अ वन वे। अनदर सिचुएशन में भी और अनदर सिनेरियो में भी व्हेन द रेट चेंजेस एवरी ईयर, इन्फ्लेशन रेट बदल रहा हो, तो ये दो सिनेरियो आपके पास हो सकता है इन्फ्लेशन रेट को लेके। तो हम दोनों सिनेरियो को लेके साथ में चलेंगे। तो हम क्या कहते हैं, देयर मे बी टू सिचुएशंस, देयर मे बी टू सिचुएशंस, दो सिचुएशंस हो सकती हैं जो हमें देखने को मिले। कौन कौन सा, पहला, इन्फ्लेशन रेट remains same in all years। जो भी प्रोजेक्ट का लाइफ है, हर एक साल इन्फ्लेशन रेट क्या रह जाए, सेम रह जाए। दैट मे बी द फर्स्ट सिचुएशन। और द सेकेंड सिचुएशन में भी जब इन्फ्लेशन रेट क्या हो, चेंज हो जाए। इन्फ्लेशन रेट इज डिफरेंट फॉर ऑल ईयर्स। सभी साल का इन्फ्लेशन रेट क्या हो, अलग अलग। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, और इन्हीं दो पॉसिबिलिटीज पे आपको देखना होगा, इन दो पॉसिबिलिटीज को, व्हाइल कन्वर्टिंग रियल कैश फ्लो इनटू नॉमिनल कैश फ्लो। तो पहला सिचुएशन ले लेते हैं पहले, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट सेम फॉर ऑल ईयर्स, सेम फॉर ऑल ईयर्स। सभी साल के लिए इन्फ्लेशन रेट क्या है, सेम है।
inflation rate is same for all years. Now when inflation rate is same for all years, तो उस सिचुएशन में तो कैलकुलेशन बहुत इजी होगा. We know that कि हम जो रियल कैश फ्लो है that will be multiplied with 1 plus inflation rate to the power n. So why we have to bring in to the power n? यहाँ जनरल फॉर्मूला में हमने उसको नहीं लिया था. एक साल की मान लो हमने फॉर्मूला बनाया था तो हमें उसकी जरूरत नहीं थी. सो रियल कैश फ्लो 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट टू द पावर n, तो टाइम पीरियड तो आएगा ही ना. सो नॉमिनल कैश फ्लो फॉर टी, रियल कैश फ्लो फॉर टी 1 प्लस टू द पावर रेट पावर टी, ये चला जाएगा हमारा जनरल फॉर्मूला. तो व्हेन इन्फ्लेशन रेट इज कांस्टेंट इज सेम फॉर ऑल ईयर्स, तब तो बड़ा सिंपल है कैलकुलेशन, इजंट इट? होगा ना सिंपल कैलकुलेशन. कैसे सिंपल कैलकुलेशन होगा? तो टेक अप एन एग्जाम्पल और देखो अपने आप आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा. ठीक है. सो रियल कैश फ्लो इज गिवन एज फॉलोज. मान लो हम एक रियल कैश फ्लो लेते हैं गिवन एज फॉलोज. करेक्ट. रियल कैश फ्लो ले लेते हैं गिवन एज फॉलोज. सो वी हैव ईयर एंड वी हैव कैश फ्लो. करेक्ट. ईयर 1 2 3 4, 4 साल ले लो मान लो. और कैश फ्लो ले लो आप 100 रुपीज यहां ले लो, रुपीज 100. इसको 200 कर दो, इसको 300 कर दो, इसको 400 कर दो. ठीक है. एक साल और ले लो 5 कर दो तो इसको 500 कर दो. सो एन क्या हो गया मेरा? ईयर क्या हो गया? 5. और 5 साल का हमारे पास कैश फ्लो आ गया. दिस इज रियल कैश फ्लो. what we have to do here is that we have to convert the real cash flow into nominal cash flow. So हमें करना क्या है? convert it into nominal cash flow. Nominal cash flow. Correct? So nominal cash flow का कैलकुलेशन अगर हम देखेंगे तो क्या होगा बताओ. अब आप जानते हो बहुत अच्छी तरह से कि आप पूछते हो कि सबसे पहले आपके दिमाग में सवाल आएगा सर इन्फ्लेशन रेट क्या है. तो मैंने आपसे कहा कि इन्फ्लेशन रेट जो है, इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू 10%. अब 10% का इन्फ्लेशन रेट है एंड दैट इन्फ्लेशन रेट इज सेम फॉर ऑल ईयर. सिंगल रेट मैंने आपको दिया है. हर एक साल का अलग अलग रेट मैंने आपको नहीं दिया. मैंने आपको एक सिंगल रेट दिया है 10% का और मैं कहता हूं ये 10% फॉर एवरी ईयर. तो अगर ये 10% का इन्फ्लेशन रेट है और पहले साल का कैश फ्लो, रियल कैश फ्लो मेरा कितना है? 100 रुपीज का है. तो पहले साल का रियल कैश फ्लो 100 को अगर मैं नॉमिनल कैश फ्लो में कन्वर्ट करूंगा तो हाउ इट विल बी डन? तो आप कहते हैं सर पहले तो आपका 100 आएगा ही आएगा मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस आर, सॉरी इन्फ्लेशन रेट. सो व्हाट इज इन्फ्लेशन रेट हियर? 10% मींस 0.10 टू द पावर 1. लिखे ना लिखे बात बराबर है. लेकिन जब मैं दूसरे साल पे जाता हूं 200 पे और 200 को मैं जब नॉमिनल में कन्वर्ट करूंगा हाउ इट विल बी डन? तो आप इस कंडीशन में कहोगे सर दैट विल बी 200 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 0.10 टू द पावर 2. यस और नो? यस, क्योंकि तो सेकेंड ईयर में चला गया. थर्ड ईयर में गए सो 300 हमारे पास 300 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 0.10 टू द पावर 3. लाइकवाइज 400 में क्या हो जाएगा? 400 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 0.10 टू द पावर 4. और 5 में हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 0.10 टू द पावर 5. Now, in this way, we can convert the real cash flow into nominal cash flow when there is single inflation rate. Inflation rate is same for all years. अगर inflation rate सभी साल के लिए same रह गया तो उस कंडीशन में इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं. So what is the formula? What is the formula? हम कहते हैं वही सर जो अभी हमने नोट सेक्शन में सीखा था. फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा हमारा फॉर्मूला बनेगा. इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? हमारा फॉर्मूला बनेगा नॉमिनल कैश फ्लो फॉर टी इज इक्वल टू रियल कैश फ्लो जो है मेरा, रियल कैश फ्लो टी मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट टू द पावर टी. दिस इज माई फॉर्मूला टू convert real into what? Nominal. So in this way we can convert real cash flow into nominal cash flow. You know, as far as cash flow is concerned or and single inflation rate is concerned. ये तो पहला हमारा सिनेरियो हो गया. In second scenario, we will have different inflation rate for different years. हर एक साल के लिए हमारा इन्फ्लेशन रेट क्या होगा? अलग अलग होगा. तो जब हर एक साल का इन्फ्लेशन रेट अलग अलग होगा उस कंडीशन में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? राइट. आगे बढ़ते हैं, चलते हैं बी पार्ट पे. ये आप कैलकुलेशन करके खुद से लिख लेना, इतना तो कर ही सकते हो. चलते हैं सेकंड सिनेरियो पे. इन्फ्लेशन रेट
डिफरेंट फॉर ईयर्स, फॉर ऑल ईयर्स। हर एक साल का इन्फ्लेशन रेट यहां क्या है, डिफरेंट है। और जब हर एक साल का इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट होगा तो फिर हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, लेट्स सी दिस। सो inflation rate is going to be different for all years, correct? Take up an example, एक example create करो। So we have here, we have real cash flow and we have inflation rate, ठीक है। अब इन्फ्लेशन रेट का कॉलम हम क्यों लेके आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस प्रॉब्लम में इन्फ्लेशन रेट हमारा हर एक साल बदलेगा। So year 1, year 2, year 3, year 4, year 5। रियल कैश फ्लो कितना था हमारा, ₹200, ₹300, ₹400, ₹500, ₹600, है ना, ठीक है। इसमें हमने 100 से शुरू किया था इसलिए 500 था, इसे 200 से, क्या फर्क पड़ता है इससे। नाउ टॉक अबाउट द इन्फ्लेशन रेट। अब मान लो जो इन्फ्लेशन रेट है वो पहले ईयर का मैं कहता हूं लेट्स से 14% है, दूसरे ईयर का मैं कहता हूं लेट्स से 12% है, तीसरे ईयर का मैं कहता हूं लेट्स से 10% है, चौथे ईयर का मैं कहता हूं लेट्स से 8% है, एंड फिफ्थ ईयर का लेट्स से 6% है, दो से घटा रहे हैं 6% है। अब इसी पैटर्न में ये डिक्रीज या इंक्रीज होगा ऐसा कुछ मत सोच लेना, कुछ भी हो सकता है ना। हमने अलग अलग साल के लिए अलग अलग इन्फ्लेशन रेट ले लिया। Now we are having different inflation rates for different years. ऐसे सिचुएशन में अगर इस कैश फ्लो को मुझे नॉमिनल में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि ये तो मेरा रियल कैश फ्लो एंड वी हैव इन्फ्लेशन रेट एज वेल, तो अगर मैं इसे नॉमिनल में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे कर सकते हैं, जरा सोचो अब आप। कन्वर्ट इनटू नॉमिनल कैश फ्लो। So how can we convert this into nominal cash flow when the inflation rate is different for different years? So it is going to be very easy and very easy at the same time. मतलब थोड़ा tricky है, एक बार दिमाग में सेट कर लो, it will become very easy for you. Talk about the year 1. So year 1 की अगर मैं बात करूं तो मेरा रियल कैश फ्लो 200 रुपीज का था and the inflation rate is of 14 years, 14%. So in this case, जो मेरा nominal cash flow होगा, that's a very simple to calculate. We will say that the nominal cash flow for year 1 will be equal to 200 multiplied to 1 plus 0.14 to the power 1. कोई मतलब है नहीं उसका, ये तो सिंपल से निकल जाएगा। यानी कि अगर मैं यहां कहूं आपसे कि nominal cash flow for year 1 is equal to, what will happen? It will be 200 multiplied to 1 plus 0.14 और जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या दे देगा, नॉमिनल कैश फ्लो दे देगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट अबाउट द सेकेंड वन? अब अगर हम सेकेंड वन की बात करें और सेकेंड वन जो सेकेंड ईयर है हमारा, ईयर 2 है, ईयर 2 का जब हम नॉमिनल कैश फ्लो कैलकुलेट करेंगे तो पहले ईयर का जो है वो है 14%, है ना, पहले ईयर का 14% है और दूसरी ईयर का 12%। जब मेरा कॉमन रहता था इन्फ्लेशन रेट तो हम क्या कर रहे थे, 1 प्लस 0.10 को हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। मतलब पहले साल 10% का और फिर उसके बाद 10% का, पहले साल 10% का फिर उसके बाद 10% का, तो हमने दो का इफेक्ट हमने शो कर दिया। बट यहां हम कैसे करेंगे जब इन्फ्लेशन रेट क्या हो, अलग अलग हो। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर 14% से इन्फ्लेशन है जबकि सेकेंड ईयर 12% से इन्फ्लेशन है। तो हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? तो आप बोलोगे सर दोनों इन्फ्लेशन रेट को आपको इनकॉर्पोरेट करना होगा, एडजस्ट करना होगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि वी विल हैव 300 मल्टीप्लाइड टू, पहले साल का इन्फ्लेशन रेट ले आते हैं 1 प्लस 0.14 हो गया, मल्टीप्लाइड टू, उसके बाद कितना है हमारा, तो 1 प्लस 0.12, ये हमें क्या दे देगा, ये हमें नॉमिनल कैश फ्लो दे देगा सेकेंड ईयर। लाइकवाइज जब मैं तीसरे साल पे जाता हूं, थर्ड ईयर पे, सो थर्ड ईयर पे जाता हूं, इसका मतलब पहले साल 14% का, दूसरे साल 12% का, तीसरे साल 10% का। जब ये कॉमन होता था तब हम पावर 3 कर देते थे, बट ये अब सेम तो है नहीं, ये अलग अलग रेट्स हैं, तो ये कैसे हो जाएगा? तो आपने कहा सर 400 लेके आएंगे, 400 मल्टीप्लाई टू पहले साल का 1 प्लस 0.14,
मल्टीप्लाइड टू दूसरे साल का, 1 प्लस 0.12 मल्टीप्लाइड टू तीसरे साल का, 1 प्लस 0.10 10। लाइकवाइज अगर फोर्थ ईयर का मैं नॉमिनल कैश फ्लो पे जाता हूं तो अब बता दो फॉर्मूला, आप बताते चलो क्या क्या कहा, क्या कहा आपने, 500 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 0.14 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 0.12 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 0.10 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 0.08। और फिफ्थ ईयर में क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये थोड़ा और लंबा लिखना होगा आपको, 600 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 0.14 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 0.12 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 0.10 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस 0.08 multiplied to 1 plus 0.06. In this way, we can find the nominal cash flow when the inflation rates are what? Different. इनको solve करो, जो value आएगा वही value आपका किसका हो जाएगा, cash flow का हो जाएगा. Correct? So in this way, we can convert when the inflation rates are what? Different for different years. So अगर एक common formula बनाना चाहें तो क्या बनेगा बताओ, क्या बोलोगे आप, नॉमिनल कैश फ्लो फॉर ईयर 1 इज इक्वल टू रियल कैश फ्लो फॉर ईयर 1 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट टू द पावर 1 होगा जिसका कोई मतलब नहीं है. लाइकवाइज वी कैन गो फॉर द सेकेंड ईयर. सो नॉमिनल कैश फ्लो फॉर ईयर 2 इज इक्वल टू रियल कैश फ्लो फॉर ईयर 2 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ईयर 1 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ईयर 2 होगा ना. लाइकवाइज एक कॉमन फॉर्मूला अगर बनाते हैं, दैट इज नॉमिनल कैश फ्लो फॉर ईयर n इज इक्वल टू रियल कैश फ्लो फॉर n मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ईयर 1 मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट year 2 and so on multiplied to 1 plus inflation rate for year n, है ना. यहाँ n लिया तो यहाँ क्या कर दिया, n कर दिया. So this will be our uniform formula when the inflation rates are what? Different. As simple as it is. तो ये दो सिनेरियो, दो सिचुएशन आपका क्रिएट हो सकता है when the inflation rate is same for every year and when there is different inflation rate for different year. अगर सेम है तब तो सिंपल है हमारा, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट टू द पावर n के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई करते चलेंगे कैश फ्लो से. When it is different, in that case we have to see कि हम हर एक साल का ट्रीटमेंट अपना करते हुए चलें और अकॉर्डिंगली हमारा नॉमिनल कैश फ्लो कैलकुलेट होके आता जाएगा. आपको क्वेश्चन में ध्यान रखना है, सिंपल सेम है या हर एक साल बदल रहा है. हर एक साल बदलेगा जब, तो थोड़ा कैलकुलेशन का ध्यान रखना है कि कोई एरर ना आए, है ना, कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो. तो दिस इज योर कन्वर्टिंग कैश फ्लो. तो कैश फ्लो का कन्वर्जन देखा आपने. नाउ वी विल सी द कन्वर्जन ऑफ डिस्काउंटिंग रेट, और उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम ले लेते हैं. देन आफ्टर वी विल मूव टू द क्वेश्चंस. तो ऑटोमेटिकली आप सारी चीजें आपको पकड़ में आ जाएंगी. ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा. सो नाउ वी विल गो टू डिस्काउंटिंग रेट. डिस्काउंटिंग रेट क्या करना है हमें, कन्वर्टिंग रियल डिस्काउंटिंग रेट इनटू नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट. कन्वर्टिंग रियल डिस्काउंटिंग रेट इनटू नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट. जब हम रियल डिस्काउंटिंग रेट को नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हम काम किस तरह से कर सकते हैं. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो सिंपल सा इसका
सिंपल सा डिडक्शन है, ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखो रियल डिस्काउंट रेट अगर मैं देखूं, रियल डिस्काउंट रेट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1 प्लस नॉमिनल डिस्काउंट रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट -1, ठीक है। सो दिस इज आर रियल डिस्काउंट रेट। अगर हमें नॉमिनल यहां से फाइंड आउट करना है तो क्या कर सकते हैं, हम इसको इस तरफ लेके चले जाएं, तो ऐसे करते हैं, माइनस को इस तरफ लेके चले जाते हैं, तो क्या हो गया 1 प्लस रियल डिस्काउंट रेट और 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट को ऊपर लेके चले जाओ, मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू 1 प्लस नॉमिनल डिस्काउंट रेट, हो गया ना। और क्या करते हैं, नॉमिनल डिस्काउंट रेट अगर देखना हो तो 1 इधर लाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल फॉर्मूला, नॉमिनल डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट माइनस, ये प्लस था इधर जाएगा माइनस होगा -1, ये प्लस में था ना, इधर जाएगा माइनस होगा -1, तो ये आपका नॉमिनल डिस्काउंट रेट का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, है ना। डेरिवेशन क्वेश्चन में देख लेंगे, क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा डेरिवेशन किस तरह से हो रहा है। ये सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है, 1 प्लस रियल डिस्काउंट रेट मल्टीप्लाई टू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट -1, तो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट डिस्काउंट रेट एज फार डिस्काउंट रेट इज कंसर्न। बस अब हमें ध्यान में बस ये रखना है कि इफ द कैश फ्लो इज रियल देन द डिस्काउंट रेट वी विल बी यूजिंग शुड बी रियल, और अगर कैश फ्लो नॉमिनल है तो डिस्काउंट रेट शुड बी नॉमिनल, तो नॉमिनल कैश फ्लो के साथ नॉमिनल डिस्काउंट रेट एंड रियल कैश फ्लो के साथ रियल डिस्काउंट रेट, बस इसको दिमाग में रखना है। इसको अगर हम लिख ही डालें, एक क्वेश्चन लिख देते हैं यहां, एक क्वेश्चन यहां लिख देते हैं, रियल कैश फ्लो अगर है तो रियल डिस्काउंट रेट यूज करेंगे, और अगर नॉमिनल कैश फ्लो है तो नॉमिनल डिस्काउंट रेट यूज करेंगे। नाउ सी दिस, नाउ यू आर डन विद द इन्फ्लेशन, एज फार एज इन्फ्लेशन इज कंसर्न, नाउ यू आर डन विद द इन्फ्लेशन, है ना। अब इससे रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो सेक्शन क्लोज करो, सेक्शन क्लोज करो और लेट्स मूव अहेड, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि ये जो डिस्टॉर्शन आ रहा है कैश फ्लो में, ये जो डिस्टॉर्शन आएगा एनपीवी में, अल्टीमेटली ये इन्फ्लेशन की वजह से आ रहा है, और इसके दो मुख्य कारण है, राइट। इन्फ्लेशन causes distortion due to following considerations, due to following considerations. Inflation causes distortion due to following consideration. Now, अभी तक आप you are done with inflation. What is inflation? What is the relevance of inflation? You are done with how to convert cash flow and you are done with how to convert discounting rate. ठीक है, fundamentals आपके clear है. So now we will move towards inflation causes distortion due to following consideration. कौन से ऐसे consideration है जिसकी वजह से distortion आपको दिखता है? तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है depreciation charges को. So depreciation की अगर हम बात करें, depreciation charges जो है, इसको हम कहते हैं कि depreciation charges are based on historical cost. And why we are saying that? हमने पहले भी इसकी बात करी थी कि हमने कोई एसेट खरीदा और उसको हम depreciate कर रहे हैं, तो हमने कहा था वो तो सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं हम बुक ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि यहाँ कोई ये नॉन कैश एक्सपेंस है, यहाँ कोई कैश मूव नहीं कर रहा है, तो दैट वॉन्ट बी अफेक्टेड बाय योर इन्फ्लेशन, एंड इफ दैट वॉन्ट बी अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन देन द टैक्स जो है एसोसिएटेड वो उसका इन्फ्लेशन के साथ पैरिटी नहीं होता, इन्फ्लेशन बढ़ने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो डेप्रिसिएशन चार्जेस आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, आर बेस्ड ऑन historical costs. So tax benefit
So tax benefit from depreciation charges won't be affected by inflation. Won't be affected by inflation. So this is the first thing you have to keep in mind. मैंने पहले भी कहा था आपको, depreciation inflation से affect नहीं होता. Revenue होता है, cost होता है, depreciation नहीं होगा. क्यों? क्योंकि depreciation क्या है? Non cash expense. Depreciation is a non cash expense and that is the reason it won't get affected by the inflation. एक नोट सेक्शन लगाओ और जरा इसको समझो. देखिए, अगर हम एनुअल कैश फ्लो देखें, एनुअल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, एनुअल आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, तो टेल मी हाउ वी सी इट. तो हमने कहा सर वी हैव द रेवेन्यू, देन वी हैव द कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, राइट. देन वी हैव द डेप्रिसिएशन. तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, एंड आफ्टर टैक्स करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1 माइनस टी. और फिर हमने क्या बात करी थी, याद करो, आपको मैंने बेसिक्स में बताया था दैट वी हैव टू ऐड बैक द डेप्रिसिएशन. द डेप्रिसिएशन नीड टू बी एडेड बैक. सो अगर आफ्टर टैक्स कैश फ्लो देखा जाए तो आफ्टर टैक्स कैश फ्लो का हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, दिस विल बी लाइक आर माइनस सी माइनस डी इंटू 1 माइनस टी प्लस डी होगा ये फॉर्मूला. आर माइनस सी माइनस डी इंटू 1 माइनस टी प्लस डी, वेर आर, यहां आर क्या है, वेर आर इज इक्वल टू रेवेन्यू. आर क्या है, रेवेन्यू है. सी क्या है, सी इज कॉस्ट लेकिन एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. डी क्या है मेरा, डी इज डेप्रिसिएशन चार्जेस. एंड व्हाट इज टी, टी इज टैक्स रेट. ये हमारा कैश फ्लो देगा. इसी को अगर हम देखें दूसरे शब्दों में, और इसको हम किस तरह से और देख सकते हैं, जरा देखो. वी कैन राइट इट लाइक आर माइनस सी 1 माइनस टी प्लस डी टी. यस और नो, लिखा जा सकता है इस तरह से, आर माइनस सी 1 माइनस टी प्लस डी टी. ठीक है. नाउ सी दिस, व्हाट हैपेंस कि जब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, सो इन्फ्लेशन इंपैक्ट्स द रेवेन्यू, और रेवेन्यू और इन्फ्लेशन में पैरिटी है. पैरिटी मींस, सिंपली मींस कि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो अकॉर्डिंगली रेवेन्यू भी बढ़ेगा, उसमें भी रेज देखने को मिलेगा. As far as cost is concerned, cost has also parity with inflation. So when inflation will be increasing, the cost will also be increasing, and we have seen the evidence earlier, वो हम देख चुके हैं. So इन दोनों पे we will see the impact. इस पे हमें impact दिखेगा inflation पे. तो you will see that जो after tax cash flow का आपका equation बन रहा है, उसके इस part पे R minus C 1 minus T पे you will see that it is affected by the inflation. But as far as DT is concerned, so this is tax on depreciation, that amount is concerned, it is independent of inflation. It does not depends on inflation. क्या बोलेंगे? It does not depends on inflation. ये inflation पे depend नहीं करेगा, और that is why we say depreciation charges need to be ignored, because that is based on historical costs and hence that won't be affected by inflation. तो उसे हमें क्या करना है, छोड़ना है. As far as R minus C 1 minus T is concerned, it will move in line with inflation. तो inflation बढ़ेगा तो ये भी आपको रेज होता हुआ दिखाई देगा. तो आप इसको कहते हैं moves in line with inflation. So it moves in line with inflation. So this is what the first thing, the first consideration. ये distortion क्यों आता है inflation की वजह से? तो हमने कहा जो first consideration है वो depreciation charges का है. चूंकि डेप्रिसिएशन चार्जेज हिस्टोरिकल कॉस्ट पे आधारित होती हैं तो इस पे इन्फ्लेशन का असर दिखाई नहीं देगा. डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसमें कोई भी कैश इन्वॉल्व नहीं होता है. टेक्निकली हम किसी को कुछ नहीं दे रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है ये इन्फ्लेशन से अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जिस अमाउंट के अगेंस्ट डेप्रिसिएशन चार्ज हम कर रहे हैं वो पहले हो चुका है. दैट्स नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर. तो वो तो पहले ही हो चुका है, एंड दैट इज व्हाई डेप्रिसिएशन नीड टू बी इग्नोर्ड. सो डीटी वोंट हैव इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. जहां तक R माइनस सी 1 माइनस टी का पार्ट है, जहां तक रेवेन्यू एंड कॉस्ट का सवाल है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट विल गेट अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन बट नॉट द डेप्रिसिएशन, राइट. तो ये एक कंसिडरेशन है व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड. ठीक है. अगर हम देखें इसको विद एग्जांपल, सो कि एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल